बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरी तरफ से शहज़ाद अकबर साहब की तरफ से और इमरान रियाज साहब की तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट नौइयत का है। एक प्रोग्राम हम तीनों ने कुछ अर्सा पहले किया था और उसके बाद मुसलसल आपकी तरफ से ये पैगामात आते रहे कि जनाब ये दोबारा करें। तो अब फिर मामला क्रूशल है, हम फिर इकट्ठे हुए हैं। शहज़ाद अकबर साहब का शुक्रिया, इमरान रियाज साहब का शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सर आप कोई ओपनिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे, क्योंकि ये तो खुला डुला प्रोग्राम है। शहज़ाद अकबर साहब। सर देखिए, एक तो सबको अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया फिर से सबको इकट्ठा करने का। मैं ओपनिंग में सिर्फ यही कहूँगा कि आज से 2 या 3 महीने पहले जब हमने कहा था कि खोता खूह में है और अभी तक खोता खूह में है, नवंबर 28 आनी है और मामला तय नहीं पाए, तो मेरा ख्याल है उधर से ही सिलसिला छोड़ेंगे। जहाँ जो हमने बातें की थी वो अभी तक तो वही बरकरार आ रही हैं। जी इमरान भाई। जी, साबिर भी उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया था, बल्कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोगों को कभी-कभी इकट्ठे होना चाहिए, तो मैंने कहा जी साबिर भाई में ये काबिलियत है कि वो सबको वैसे भी इकट्ठा रखते हैं। तो आपने ही मेहरबानी की है और दोबारा सबको इकट्ठा किया है और बाकी दोस्तों को भी आप शायद शहज़ाद अकबर साहब देख भी रहे होंगे टेलीथॉन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। वो भी साबिर भाई का उसमें बहुत बड़ा रोल है, सिद्दीक जान साहब का, कुछ और दोस्त हैं, एक हमारे ज़ुबैर अली खान साहब हैं इस वक़्त कनाडा में, उनका बहुत बड़ा रोल है, कुछ और दोस्त भी हैं, जिनका मैं सबका नाम नहीं ले सकता। लेकिन ये कि जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो अच्छा लगता है लोगों को कि वो आवाज़ें जिन्हें दबाने की कोशिश की गई, वो इकट्ठे होकर बोलते हैं और जब बात करते हैं और फिर वो बात साबित भी होती है। यानी जो खोता खूह वाली आप बात कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली अभी तक तो सिचुएशन यूँ की त्यों है। कुछ वादे वईद हुए, कुछ कोशिशें हुई। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब का बस चले, तो वो तो मामला अभी तक निपटा चुके होते। लेकिन कल मैं साबिर भाई से एक बात कर रहा था। साबिर भाई मेरे ख्याल में इसको ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सुना ना हो। तो पहले आप क्लियर कर दें, फिर हम अपनी-अपनी बात करते हैं। हम बात कर रहे थे जी जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और कि जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते क्या हैं, इनका प्रोग्राम क्या है। क्योंकि शहज़ाद अकबर साहब का भी तजुर्बा है इनके साथ काम करने का और मेरा भी है। तो ये बतौर जब DGMI थे उस वक्त ये कुछ और बातें करते थे, जब DGISI बने तो फिर कुछ और बातें करने लगे, आर्मी चीफ बने तो ये बिल्कुल ही सब चीज़ों के ऑपोजिट हो गए। तो ये हम सिलसिला कर रहे थे, तो यहीं से हमें ख्याल आया कि ज़रा इस पे कलेक्टिव विजडम जो है वो अप्लाई करना चाहिए, और उसमें इमरान भाई भी शामिल हैं और शहज़ाद अकबर साहब भी शामिल हैं। तो इस पे हमने बात करनी है। जी इमरान भाई। साबिर भाई पहले आप तो अपना एनालिसिस देना, ये मामला फँसा हुआ कहाँ है? फिर हम ये बताएँगे आपको। ये फंसा हुआ एक ही जगह पे फंसा हुआ है जी, और वो है कि 2 साल और 5 साल। 5 साल मिलने चाहिए मजीद या फिर 2 साल मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहूंगा कि अगले जो मैं 5 3 स्टार हैं जी, शहजाद अकबर साहब एंड इमरान भाई, उनका मैं प्रोफाइल देख रहा था, तो वो माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल हैं। नुमान जिक्रिया साहब बहुत ज़बरदस्त DGMO रह चुके हैं और कोर भी कर चुके हैं, और इमरान खान साहब के ज़माने में तो DGMO। शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं, लाहौर कोर कमांडर हैं, फयाज शाह साहब, और गुलरेज साहब हैं, जनरल गुलरेज हैं, और जन आमिर हैं। ये अगले 5 की प्रोफाइल है। तो शहजाद इमरान भाई से बात करें, क्योंकि वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। तो इमरान भाई, ये 5 सीनियर मोस्ट मौजूद हैं, तो इनमें क्या मसला है कि अगर वो आएंगे एबिलिटी अपनी जाहिर नहीं कर सकते? देखिए, हमें ना हम एक्चुअली देखते हैं ताकत को, हम देखते हैं बड़े बूटों को और उसके हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को। मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, वैसे तो जेट तैयारे भी हैं और टैंक्स भी हैं और बहुत सारे एटम बम भी है हमारे पास, मिसाइल्स भी हैं, बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की फ़ौज। कोई ये छोटी फ़ौज नहीं है, बड़ी तगड़ी फ़ौज है, दुनिया में मानी हुई फ़ौजों में से एक है। हम उसको वैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप आ जाएँ ना नौकरी के मामले में, तो ये पोज़ीशन बड़ी कमज़ोर भी होती है। यानी हम बाद औक़ात ओवररेट कर देते हैं, जितना फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताकतवर है ना, उतने ही वो कमज़ोर भी हैं। वो जितना टाइम करीब आता जा रहा है ना,
उतने उनके ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। यानी अगर वो इमरान खान से डराने की उनके अंदर सलाहियत है कि मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा या इमरान खान बाहर आ जाएगा और इमरान खान ये कर देगा वो कर देगा, ये सलाहियत कमजोर होती जाएगी और खत्म होती जाएगी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। तो सियासतदान जो है ना वो बड़े सियाने होते हैं, वो आहिस्ता 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 दिन गुजार रहे हैं। तो जितनी इस सीट में ताकत है ना, उतनी ही ये सीट कमजोर है। अगर शहबाज शरीफ साहब एक समरी पे दस्तखत नहीं करते या एक साफ इनकार आ जाता है कि जी हमने नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया है, तो फिर आसिम मुनीर साहब कुछ भी नहीं कर सकते। और वक्त गुजरने के बाद उनके पास जो एक ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जुल्म बंद करवा देंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक वक्त आने के बाद, या वो कमजोर पड़ जाएगा। मुझे ना इसमें साबिर भाई जो सियासत नजर आती है ना, वो नवाज शरीफ की है। उस दिन भी हम सब लोग एक ऐसे आदमी को डिस्कस कर रहे थे जो पब्लिकली इररेलेवेंट है, यानी पब्लिक में आप जाएं तो लोग मियाँ साहब का नाम ही नहीं सुनते, अब बात ही नहीं करते उस बारे में। हालांकि एक दौर था मियाँ साहब का तोती बोलता था, और मियाँ साहब का जहां पे हम हैं इस वक्त तीनों बरतानिया में, यहाँ पे लोग मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए तरसते थे। आज मियाँ साहब लोगों की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। तो ये हालात बिल्कुल उलट हो गए उनके लिए। लेकिन फिर भी एक ऐसे आदमी को जो पब्लिकली इररेलेवेंट है हम बार बार डिस्कस क्यों करते हैं? देखिए, आपको ना नवाज शरीफ को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मेरी दानिश में नवाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अलावा किसी और को बड़ा तस्लीम नहीं करते, उनसे ये होता नहीं है। आपको याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के मुंह से कुछ बातें निकल गई थी जो कैमरे ने रिकॉर्ड कर दी थी, और फजलुर रहमान साहब के बारे में, और वो बाद में पब्लिक हो गई थी। याद है साबिर भाई? जी जी। तो मियाँ साहब के साथ अगर आप कभी ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हो ना, मुझे क्योंकि बाद औक़ात मौका मिला, तो मैंने ये नोट किया है अपने पूरे सहाफ़ती करियर में कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़ात के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी ज़ात से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उनसे बड़ा है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मियाँ साहब अगर पैदल चल रहे हैं और उनके साथ उनके लोग चल रहे हैं ना, तो जो आदमी उनसे आगे बढ़ जाता है मियाँ साहब से पैदल चलते हुए, फर्ज करें वो मियाँ शरीफ साहब की कब्र की तरफ जा रहे हैं, मैंने ये सारी चीजें खुद देखी हैं बतौर रिपोर्टर, तो मियाँ साहब के चेहरे के तासुरात, रंग और आंखों का इशारा बदल जाता है। वो इतनी सी चीज भी वो माइंड करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने ना एक दिन, इन लोगों ने एक ज़िमनी इलेक्शन चल रहा था लाहौर में जी, और इन्होंने एक उम्मीदवार को टिकट दिया। वो उम्मीदवार बड़ा ही अनपढ़ था, उसको पढ़ा लिखा भी नहीं था, और था भी बदमाश टाइप। तो ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका बनता ही नहीं था, बहुत पब्लिक की नापसंदीदा शख्सियत। पीटीआई ने जो टिकट दे दिया वो किसी बेहतर पढ़े लिखे आदमी को दे दिया। अब वहां पे बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटियां भी थी और माहौल ऐसा बना हुआ था, तो पीटीआई का कैंपेन अच्छा चल रहा था पीएमएलएन के मुकाबले में। अब शहबाज शरीफ साहब से मैं क्योंकि इसके ऊपर सर्वे कर रहा था, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने पूछा, मैंने कहा जी अगर इलेक्शन मियाँ साहब अगर फेयर एंड फ्री हो गया ना, तो आपका कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा, और उसको हार जाना चाहिए क्योंकि आपने एक बदतरीन कैंडिडेट चुना है। तो मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये कैंडिडेट तो मैंने नहीं चुना, ये कैंडिडेट तो चुना है बड़े मियाँ साहब ने, और मैं तो खुद मुखालफत कर रहा था कि बेहतर कैंडिडेट लेना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी लेकर आना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक दो नाम भी लिए। मैंने कहा जी मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन आपका कैंडिडेट बहुत ही फारिग है, उसको बोलना भी नहीं आता और तालीम उसके पास से भी नहीं गुजरी। तो पढ़े लिखे लोगों के सामने जब वो जाता है, तो अब लोग बाशऊर हो गए हैं, लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार हमसे बेहतर होना चाहिए, जिसे हम घर से निकल के जाके वोट डालें। तो मियाँ साहब ने कहा ये बात आप नवाज शरीफ साहब के सामने करेंगे? मैंने कहा जी मैं जो बात कर रहा हूं मैं कहीं भी कर सकता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगले दिन जनाब मियाँ साहब ने, हम लोग जब गए एक जगह पे कवरेज के लिए, वहां से मियाँ साहब ने मुझे लिया, मुझे रोक लिया उनके स्टाफ ने, इन्होंने मुझे लिया, मियाँ साहब ने अपने साथ गाड़ी में बैठाया। सलमान शहबाज गाड़ी चला रहा था और मैं और मियाँ साहब गाड़ी में बैठ गए, और ये मुझे लेकर चले गए रायविंड मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलवाने के लिए। ये वाकया ना इन दोनों भाइयों को बड़े आराम से याद आ जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज याद कराऊंगा, ये दोनों भाइयों को वाकया याद आ जाएगा फौरन। उस दिन हुआ ये कि इनके साथ एक सिक्योरिटी का गार्ड होता था, इंचार्ज था, मेजर माज साहब थे। मेजर माज साहब जो थे ना, उनका पिस्तौल गिर गया, गाड़ी से उतरे, वो बहुत तेजी से प्रोटोकॉल देने के लिए आए मियाँ साहबान को। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों खड़े थे, और मैं वहां पे गाड़ी से बाहर उतर के उनके पास खड़ा था। तो ये भाग के आए, तो इनका पिस्टल जमीन पे गिर के, तो वो ऐसे राउंड करना शुरू हो गया, तो उसने भाग के अपना पिस्टल उठा लिया। तो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि ये पिस्टल चल भी सकता था? तो उन्होंने झूठ बोला मेजर साहब ने कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर, ये चल सकता था, ये पिस्टल लोडेड है।
और इन्होंने सिर्फ लॉक लगाया हुआ है, पिस्टल जब जमीन पे गिरता है और लोडेड हो तो वो चल जाता होता है। तो मियाँ साहब बहुत घबरा गए थे, शहबाज शरीफ साहब। अब मैंने उस दिन महसूस किया नवाज शरीफ जो है ना थोड़ा सा कूल आदमी है, वो इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर नहीं लेता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, बल्कि इन्होंने वो मेजर के ऊपर एक तरह का अटैक कर दिया था। वो मेजर वहां से चला गया। फिर शहबाज शरीफ साहब मुझे इशारे करेंगे करो मियाँ साहब से वो बात, मैं खुद से कैसे कर दूं बात। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बात छेड़ी, तो मियाँ साहब को जब मैंने बताई ये बात, उसी तरह जैसे मैंने शहबाज शरीफ को कही थी, मैंने कहा जी बेहतर उम्मीदवार आपका होना चाहिए मियाँ साहब, ये मेरे सर्वे के मुताबिक आपका उम्मीदवार इलेक्शन हार जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने ना एक जुमला बोला और उसमें उनकी पूरी शख्सियत है, जिस जुमले के लिए मैंने ये सारा लंबा वाकया सुनाया। नवाज शरीफ साहब ने कहा देखें जी, उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है खान साहब, वोट है नवाज शरीफ का, वोट पड़ना है नवाज शरीफ को, लोगों ने देखना है नवाज शरीफ को, टिकट चलता है नवाज शरीफ का। ये इस तरह से उन्होंने 4-5 जुमले ऊपर नीचे बोले। अब ये ऊपर नीचे हो सकती है इनकी तरतीब, लेकिन यही बातें की मियाँ साहब ने। तो उनके मियाँ साहब के दिमाग में यह है कि सबसे बड़े ताकतवर और सबसे ऊंचे ओहदे वाले मियाँ साहब ही हैं। अब हो ये रहा है गुज़िश्ता चंद महीनों से पूरी पीएमएलएन ने गेम चुकी हुई है आसिम मुनीर साहब की। जी हाँ। इनका कोई एमपीए उठता है, एमएनए उठता है, वो आसिम मुनीर साहब की गेम उठाता है। ये पूरी की पूरी जमात ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ से ज्यादा इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर मानती है। अब जितना मैं नवाज शरीफ को जानता हूं ना, वो कड़वा घूंट करके बैठा हो तो बैठा हो, ये बात उसकी तबीयत के खिलाफ है, ये बात उसकी जबिलत के खिलाफ है जिसके साथ वो बड़ा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी शख्सियत इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। देखिए असल में इन सबको इकट्ठा रखने की जो एक वाहिद कड़ी है ना, एक लड़ी जिसने इन सबको बांधा हुआ है, वो इमरान खान ही है। इमरान खान है, सही बात। एस्टेब्लिशमेंट अगर आज कोई बात मानती है सियासतदानों की, इमरान खान की वजह से, और अगर ये लोग मानते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तो इमरान खान की वजह से। इमरान खान का डर ना हो तो मामला खत्म है। शहजाद अकबर साहब, आपका नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है कि नया आर्मी चीफ या फिर आसिम मुनीर साहब को गुजारा करेंगे? देखिए साहब भाई, बात इमरान साहब ने तो बड़ी आला कर दी, और मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा कूजा है नवाज शरीफ, उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। इसमें सिर्फ मैं एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, जिन लोगों ने, मेरा तो कभी इतफाक नहीं हुआ मियाँ साहब से, मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक दफ़ा मुझे इतफाक हुआ था, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि मैंने वाहिद शख्स देखा था जो दोनों हाथों से रोटी खाता था। तो उसके अलावा तो मेरी जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है वो ये बताते हैं कि मियाँ साहब का ना कीना बहुत ज़्यादा है, और वो गालिबन वही बात है जो इमरान साहब कर रहे थे कि ये अपना कीना जो छोड़ते नहीं है, बंदा मार कर लेते हैं और वक्त आने पे उसका वो पूरा उसको जो ना सूद के साथ वापस करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जो लंदन मुआहिदा हुआ आसिम मुनीर का, उस मुआहिदे के तहत कुछ जो थे वो लाजमी शराइत थी ना, एक जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कुछ उसके बेसिक नुकात होते हैं और कुछ उसके नीचे ज़ेली चीज़ें होती हैं। ज़ेली चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बेसिक नुकात नहीं बदल सकते। बेसिक नुकात तो सिर्फ 2-3 थे। एक नुकता ये था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनेगा, दूसरा नुकता ये था कि इमरान खान जेल में जाएगा, और तीसरा नुकता ये था कि जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। अब पहले 2 नुकते तो पूरे हो गए, उसमें बाकी रांझे भी राजी हो गए, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बना। और वो वाली बात कि जी नवाज शरीफ को अपनी ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जिसका जीता जाता सबूत जो है ना उसका छोटा भाई। अब उसका छोटा भाई, उसको इस बात का पता है, उसके भतीजों को भी पता है कि अगर गेम नवाज शरीफ के हाथ में होती तो फत्तू नाई वज़ीर आज़म बन सकता था, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। क्योंकि ये बात तो नवाज शरीफ ने लिख के रखी हुई थी कि मियाँ शरीफ के बच्चों में से अगर किसी ने वज़ीर आज़म बनना है तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है और कोई नहीं। तो एक चीज़ तो ये है। अच्छा, ये बात शहबाज शरीफ को भी 100% पता है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उससे अगर आज भी उसका बस चले तो वो मतलब यकीन जानिए रात भी वो मियाँ साहब जो फील्ड मार्शल साहब के घर में उनके बिस्तर कहते हैं कमरे के बाहर बैठा रहा करे, ताकि यार सुबह मैं इनके साथ ही निकल के दफ्तर जाऊँ। ये पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ख्वाहिशें हैं जो फील्ड मार्शल साहब की भी हैं। वो आपने बात की थी ना कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं उस वक्त वैसे मेरे जहन में गाना आ गया नूरजहां का। मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले ये नवाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी को जी जरा कर लेते हैं। एक मैं भी आपको वो है ना कीने का मामला, तो ये 2014-15 का धरना था ना जी, और अभी धरना नहीं हुआ था, तैयारियां हो रही थी। तो
उम्रा करने गए हुए थे मियाँ साहब, और उसमें मरीम साहबा भी थी, एहसन इकबाल साहब भी वहाँ थे, सोहेल ज़िया भट्ट साहब भी थे। तो उसमें मैं भी गया हुआ था, और इत्तेफाक की बात है मैं भी उसी होटल में ठहरा हुआ था, ओबराय होटल में। तो सोहेल ज़िया भट्ट साहब, इनसे अच्छी सबसे सलाम दुआ तो है, बहुत अच्छी थी, और अभी वैसे हमारी तरफ से तो है, उनकी तरफ से नहीं है। तो मुझे वो अफ्तारी, आप सुफरा लगता है ना जी, तो सुफरे के वक्त मुझे उन्होंने साथ मिलाया उस काफिले में, और मैं बल्कि नहीं, सॉरी, मैं उधर बैठा था, तो सोहेल ज़िया भट्ट साहब आए, उन्होंने कहा जी आप उधर क्यों बैठे हैं, आप इधर आए। तो मैंने कहा चलिए आ जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठ गया, एक तरफ बैठ गए एहसन इकबाल साहब, सोहेल ज़िया भट्ट साहब बैठ गए, सामने भी कुछ लोग। तो मियाँ साहब को मुझे पता था कि धरना आ रहा है, मैंने मियाँ साहब से कहा अब ज़रा सामने रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, अफ्तारी का वक्त है। तो मैंने मियाँ साहब से कहा, मैंने कहा सर ये फ़ौज से मामला ठीक क्यों नहीं कर लेते आप। तो मियाँ साहब ने जी ज़रा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किया, और दोबारा कहते हैं, यूं करके कहते हैं क्या। मैंने कहा फ़ौज से मामला क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, ये कशीदगी बढ़ने वाली है। मियाँ साहब का जी लाल सुर्ख रंग हो गया, बिल्कुल मजीद लाल सुर्ख है, माशाल्लाह लाल सुर्ख, मजीद लाल सुर्ख हो गया, और कहते हैं बिल्कुल वो गुस्सा, कहते हैं साबर साहब ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होएगा, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, ये नहीं होएगा। मैं क्या, अच्छा, मैंने उस वक्त इधर से मुझे कोनी मारी एक ने, दूसरे ने। तो जब हम अफ्तारी के बाद हुए ना जी, अफ्तारी हो गई और जाने लगे, तो मेरे सामने जो बैठे थे ना, वो कहते हैं आपने मियाँ साहब को क्या कहा था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहते हैं मियाँ साहब को हमने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी वैसे गपशप। मैंने कहा आपको शक पड़ा है। तो ये जो है ना कीना, वो तो मियाँ साहब का इस हद तक है हमारे जर्नैलों के बारे में, और ख़ास तौर पे। और फिर ये एक और मैं आपको बताऊं कि तुर्की के साथ हल्का फुल्का तुर्की एम्बेसी, और फिर मैं एक दफ़ा इस्तांबुल भी गया। तो ये मियाँ साहब बने ना जी प्राइम मिनिस्टर, तो इनको ख़ास तौर पे तैयब अर्दवान ने, ये खुद इनके फैमिली मेम्बर ने बताया कि तैयब अर्दवान ने कहा नवाज शरीफ साहब से कि देखें आप एक बहुत लंबे क्राइसिस के बाद वापस आए हैं, तो मेहरबानी करना पंगा कोई ना लेना। तो लेकिन वही हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ पंगा लिया बल्कि अच्छा खासा लिया। ये अभी ये बात कर रहे हैं जनरल बाजवा एंड कंपनी के साथ वाले मामला की बात कर रहे हैं। तो ये तो है मियाँ साहब की पर्सनैलिटी, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आते हैं जी आगे, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। ये जनरल आसिम मुनीर साहब, शहजाद अकबर साहब। जी सर, देखिए मैं वो अब ख्वाहिश वाली बात बीच में रह गई कि वो क्या चाहते हैं। देखिए नवाज शरीफ आसिम मुनीर साहब को तो एक्सप्लेन करने का वो वही वाली बात है, नूरजहां का गाना ही मेरे जहन से नहीं जा रहा कि मैं तरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। आप लोग बैठे हुए हैं 2027 और 30 की खेल में, वो भाई साहब तो 2047 से पहले जाने के नहीं है। उन्होंने तो अपना तय कर लिया है कि चाहे मैं जो मर्जी हो जाए। अब बेशक साबिर साहब बताते रहे कि फलाना जर्नैल भी बड़ा काबिल है, फलाना जर्नैल भी बड़ा काबिल है, फलाना भी बड़ा काबिल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या इनकी गुड फॉर्चून कह लें, जो दफ्तर है ना जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये इतना ज्यादा मजबूत दफ्तर है फौज के अंदर कि इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इस फौज का सत्यानाश हो जाना है मजीद। वैसे तो काफी हो चुका है, क्योंकि जितनी भी मेरी फौजी अफसरान से, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनसे बात होती है, वो यही बताते हैं कि सारी मुसीबत की जड़। और मजे की आपको बात बताऊं, इस बुराई के पीछे भी गालिबन नवाज शरीफ साहब का हाथ है। ये 90 की दहाई में जो प्रमोशन थी ना, उस वक्त ये प्रमोशंस जो हैं ये वो चली गई जो ऑफिस है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। उससे पहले जो प्रमोशंस थी फ्रॉम द रैंक ऑफ कर्नल अबव, वो जो थी उसका एक बोर्ड बनता था बाकायदा तौर पर, जिस तरह से आपका सिविल इदारों का बोर्ड बनता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो पावर है, ये शुरू तो अयूब के ज़माने में हुआ था, लेकिन ये पावर कंसंट्रेशन होती गई द ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
अब चाहे कोई कितना ही लाइक ज़हीन अच्छा आइन को मानने वाला, कानून को मानने वाला जर्नैल क्यों ना हो, वैसे अब उनकी तादाद रह कोई नहीं गई, लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं हो भी, तो वो उसके दिल में ख्वाहिश ही रह सकती है और उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो भी शख्स, क्योंकि देखिए इन्हीं हमारे सियासतदान, नाअकबत अंदेश सियासतदानों ने 2024 में जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके वो जो अल्फाज, यानी कि देखिए उनकी मर्जी के अल्फाज लिख दिए गए हैं। और लीगल फ्रेटर्निटी को शुक्रिया अदा करना चाहिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि उन्होंने भी जनाब कमाल खूबसूरती से जो है हक अदा किया है अपनी वफादारी का। उसके बाद तो हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझिए कि माँ के पेट से 15 साल तो लिखवा के लाया हुआ। अब अगर ये चले भी जाएंगे 2047 या 35 या जब भी इन्होंने जाना है, तो अगला आने वाला भी आपसे 15 साल से पहले रुखसत होने का नहीं। किसी वजीर आजम में, किसी देखें सिस्टम के अंदर ये अब सकत नहीं रही कि वो इनको इनके घर भेज सके। तो प्रॉब्लम तो आपको वहां से, अब नवाज शरीफ साहब की जो हम बात करते हैं, वो उनकी जो जात है वो सिर्फ पंगा लेने के हद तक की है। लेकिन अब देखिए उसके लिए उन्होंने अपनी जो है वो पोजीशनिंग तो कर ली है। पोजीशनिंग इस तरह से कर ली है कि कमाल खूबसूरती से वो मुल्क से बाहर आ गए हैं। अब यानी कि असल कंसल्टेशन जो होनी है वो आइज एंड ईयर्स के बाहर होगी। इस वक्त तो वो गालबन जिनीवा में मौजूद हैं और फिर वहाँ से लंदन 1-2 रोज़ में आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद मतजाद खबरें हैं कि उनकी सेहत अच्छी भी है या नहीं भी है। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि जो भाई साहब हैं छोटे, जिन्होंने दस्तखत करने हैं, वो अमेरिका से वापसी पे गालबन लंदन जो है वो आएंगे। और उसके लिए पहले माहौल बना दिया गया है कि जी पार्टी की मीटिंग भी कॉल कर ली है, वो भी हो गया है। एंड मेरी नाकिस राय ये है कि अब नवाज शरीफ जो है वो अपनी शराइत वापस रखेगा, मेज़ पे दोबारा अपनी शराइत वापस रखेगा। क्योंकि मरी में तो जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग तो थी अंडर ड्यूरस। उस मीटिंग में हमारे पास खबरें हैं कि सब कुछ मान लिया गया था कि बिल्कुल जी नोटिफिकेशन कर देंगे। क्योंकि उससे पहले तक आपको याद है कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ हर दूसरे रोज फरमाते थे कि जनाब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है 2027। वो बेसिकली नवाज शरीफ की बात फैला रहे थे। मरी मीटिंग के बाद उनकी भी बोलती बंद हो गई, ये बातें खत्म हो गई कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। क्योंकि जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं करवाया, ना ही कोई रिजेंडम इशू करवाया, वो तो कुछ और सोच कर बैठे हुए हैं। उनका तो देखिए समरी आनी ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। ऐसे नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद से किसी फाइल पर दस्तखत कर देता है। समरी मूव होनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो आएगी। तो वो समरी, मैं हमेशा कहता हूँ, वो कभी सादी नहीं आती। वो जनाब 3 सितारों वाली गाड़ी पे आती है, उसके पीछे और आगे 111 ब्रिगेड होता है। कुछ लोग जो हैं वो सदर के पास बैठे होते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं, और जो सेक्शन अफसर जिसने नोटिफिकेशन करना होता है उसको उन्होंने डिग्गी में डाला होता है। तो ये वाला सिनारियो भी है, वो उसकी तैयारी भी मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी कमाल खूबसूरती से अपने आप को मुल्क से बाहर जो है वो पोजीशन कर लिया है। बिकॉज आई थिंक एंड आई बिलीव ही इज रेडी टू बेसिकली टेक अ पंगा। वो अब वो पंगे की पोजीशन में है। क्योंकि मियाँ साहब के सर देखे ना, अब बात ये है कि वही बात जिस पे हमारा कंसेंसस आ चुका था पहले, कि उनकी जात ऐसी है कि अपने आगे वो किसी को देख नहीं सकते। भले उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, भले उनका भाई प्राइम मिनिस्टर हो, he wants his piece of cake and the cake that was promised to him and never deliver। तो अब ये देखिए वक्त उस पे आ गया है। और अब इसमें एक और चीज भी मैं आखिर में अर्ज करता चलूं, फिर आप लोगों की सुनते हैं कि मियाँ साहब के आजकल और मियाँ साहब के लोगों के बहुत ज़्यादा रवाबत हैं। जो NSA हैं, हमारे DGISI हैं, जो सऊदी अरेबिया भी साथ नहीं गए थे, और उनकी भी जो है जो ओहदे की मियाद है वो अगले महीने ख़त्म हो रही है। और मेरे ज़रा ये कहते हैं कि ये भी एक शराइत में से है, इंसिस्टेंस है कि जी उनको भी जो है तसलसल का हिस्सा बनाया जाए। और ये वाला वो मामला है जिससे बड़े जो जनरल साहब हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। उन्हें ये भी लग रहा है और ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें इस इशू के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नर किया जा रहा है। क्योंकि वो वाली ख्वाहिश जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ के जगह से कन्वे नहीं हो रही, जरदारी भी उसके अंदर शामिल है, और सो मच सो अमेरिका भी उसके अंदर शामिल है। तो ये सारा सिनारियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो भी अमेरिका यात्रा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, आसिम मुनीर की है, उसके बाद जो बैठक लगनी है लंदन में, मेरा ख्याल है साबिर साहब और इमरान साहब आप भी अपने जसूस लेके लंदन पहुंच जाएं, और इधर हम जनाब वो कोई लंबी तारें डाल के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे क्या मामला आता है पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई ये बताइए कि जैसे शहजाद अकबर साहब ने कहा, तो फिर ये शर्त जो है, एक शर्त पूरी नहीं हुई थी नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की। मरी वाले मुआहदे में भी एक बात अब तक पूरी हो गई है, एक बात
सिर्फ एक, वो है कि मोहसिन नकवी साहब को आपने अमूरे ममलिकत से निकालना है। तो वो अब वजारत दाखिला तलाल चौधरी साहब संभाल रहे हैं, वो चला रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ना दौरा कतर में नज़र आए, ना दौरा सऊदी अरब में नज़र आए, ना ही दौरा अमेरिका में नज़र आए। और उससे पहले भी एक विजिट हुआ, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब नहीं थे। तो मरी की हद तक ये बात तो मान ली गई। अब एक शर्त है, वो है नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना। तो क्या फिर ये नोटिफिकेशन से पहले पहले इन हाउस तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएं? इमरान भाई देखिए, एक बात आपको ना, कैलकुलेशन सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कुछ लेते हैं या जब कुछ देते हैं तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो मुझे मिल रहा है या जो मैं दे रहा हूं, इसकी मियाद कितनी है। देखें, द डे समरी पे दस्तखत हो गए, जिस वक्त समरी पे दस्तखत हो जाएंगे तो मोहसिन नकवी जो है वो बड़े अब्बू बन जाएंगे उसी वक्त। फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना टोटल जोर लगा के देख लें, वो मोहसिन नकवी को 1 इंच पीछे नहीं हटा सकेंगे। जिस वक्त समरी पे दस्तखत हो गए तो नवाज शरीफ चाहे वजीर आजम क्यों ना हो, यास्मीन राशिद वाला हल्का खुल जाएगा। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बावले हुए फिरेंगे कि मैं आप किधर जाऊं। तो इसको आप समझें कि जो कार्ड्स है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। नवाज शरीफ के साथ पूरी ताश का सिर्फ एक पत्ता है। नवाज शरीफ के पास पूरी ताश में 52 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता है, और वो ये है कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन देता है या नहीं देता। बाकी सारे पत्ते एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। अगर उन्हें ये एस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी मिल जाती है और आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है मियां साहब के जरिए से, तो फिर पूरी की पूरी ताश आसिम मुनीर साहब के हाथ में। अगर फर्ज करें 2 महीने के लिए नवाज शरीफ को, चले ये हम वैसे ही बात कर रहे हैं, होना तो ये नहीं है, मजाक ही लगता है, लेकिन अगर चलें 2 महीने के लिए नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाए तो 2 दिन में नाअहल भी तो हो सकता है। ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। तो देखें, नवाज शरीफ को इस बात का पता है कि अब वो मतीउल्लाह जान ने कहा था ना कि मियां साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई है, वो बात गलत नहीं है। मियां साहब को पता है कि उनके जो कमर के साथ शलवार बंधी हुई है वो लास्टिक की है, ये जब मर्जी खींच लेंगे। और मियां साहब के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल को दोबारा एक्सटेंशन दें उनकी मर्जी की और दूध में मेंगड़ियां ना डालें, या फिर उनके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इनकलाबी बन जाएं और वो कहते हैं कि जी मैं अब नया आर्मी चीफ लेकर आऊंगा और पाकिस्तान में एक्सटेंशन के मैं सख्त खिलाफ हूं, और ये जो 5 साल वाला फार्मूला है ये भी मैं नहीं चलने दूंगा। अच्छा, लेकिन इसके इम्कानात कम है, क्योंकि देखें जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं ना, वो भी हमें अपने जहन में रखने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि अब ना इमरान खान के पास पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है, जहां तक वो इस मामले को ले गए आसिम मुनीर के साथ, और ना आसिम मुनीर के पास कोई ऑप्शन है कि वो इमरान खान के साथ कभी भी कोई मामला तय कर सकते हैं। तो ये दोनों एक इंतहा पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। लिहाजा मियां साहब को एक तरह से आसिम मुनीर साहब सूट भी करते हैं, मियां साहब की अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो क्लैश भी करते हैं। अब यहां आपने देखना यह है कि मियां साहब पसंद क्या फरमाएंगे। मियां साहब इस वक्त, यानी उनका स्टेट ऑफ माइंड देखना पड़ेगा कि वो जो फैसला करते हैं वो पॉलिटिकल फैसला है, वो एक डरा हुआ और सहमा हुआ फैसला है, तो फिर तो आसिम मुनीर साहब को वो बनाएंगे दोबारा। लेकिन अगर मियां साहब ने कोई बोल्ड फैसला कर लिया तो फिर आप एक डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे और एक सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। बहरहाल आसिम मुनीर साहब, आपको लगता है कि मियां साहब को बहुत कुछ दे सकते हैं और पहले दे सकते हैं, तो देखें साबिर भाई, अगर पहले दे सकते होते तो ये बातें तय हो जाती। मियां साहब कोई बच्चे नहीं है, उनको पता है कि ये जो मुझे देंगे, ये जिस दिन मैं नोटिफिकेशन करूंगा अगले दिन छीन भी लेंगे। ये कोई गारंटर्स इनको चाहिए जी, मैं इंटरनेशनली। हाँ, मैं उसी ये अब साबिर भाई यहां से आगे खबर आपके पास है। हाँ, आप उस दिन जिक्र भी कर रहे थे कि ये गारंटर ढूंढते फिरते हैं और गारंटर खुद परेशान है कि यार इनकी गारंटियां दे दे कि हम थक गए। हाँ, तो अब ये एक्चुअली गारंटी का चक्कर है, गारंटी देगा कौन और मिलेगी कहां से। क्या डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी तो अमेरिकन नहीं मानते, तो वो तो नहीं, उसका तो कोई नहीं है। ये सूरत हाल इसमें ये है कि देखें,
मियाँ साहब पहले तो गारंटर पे आते हैं, उसके बाद जो मियाँ साहब क्या कर सकते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के पास क्या है। ये दौरा सऊदी अरब जो है, और गारंटर अगर हुए तो फिर मोहम्मद बिन सलमान होंगे, और मोहम्मद बिन सलमान ही गारंटर बनेंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। यही इशू है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया जाता है, दी जाती है एक्सटेंशन, और उसके बाद तो जाहिर है ये फारग हो जाएंगे ना, उसके बाद तो फिर जो करना है जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं करना है, इन्होंने तो कुछ नहीं करना, ये तो फिर फारग हो जाएंगे, अपने हाथ वाथ कटवा लेंगे। तो यही फटा चल रहा है इंटरनल इनकी यानी कि जाती उमरा में भी, फैमिली के अंदर भी, कि और किचन कैबिनेट में भी। अच्छा, ये अगली बात बता दूं कि किचन कैबिनेट भी बिल्कुल इससे है साइड पर रखा हुआ है। ये जो ख्वाजा साहब आते हैं ना साथ, ख्वाजा साहब या बाकी मलक अहमद खान साहब आ गए, ये आते हैं जासूसी करने। ये बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम साहब, ये चारों के अंदर रहेगी, इन चारों से बाहर नहीं निकलेगी। और अगर इसको आप मजीद रिड्यूस करेंगे तो ये मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ, और इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने सऊदी अरब का विजिट किया था, आपको याद होगा, और इन्होंने एक मीटिंग करके आए थे, काफ़ी यानी कि उसमें डिले हुआ था, लेकिन मीटिंग इनकी हो गई थी। उसके बाद फिर ये जो सेटअप इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इसमें भी सऊदी अरब का रोल है। ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हुआ, पीपल्स पार्टी का सदर होगा, गवर्नर होंगे, ये इसमें भी वो शामिल हैं। अब जो हुआ ना जी, ये डिफेंस एग्रीमेंट, ये डिफेंस एग्रीमेंट मुझे कम लग रहा है, और इसमें गारंटर्स का रोल कुछ ज़्यादा लग रहा है कि गारंटर अगर होंगे, अगर आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन पे आमादा कर लिया जाता है नवाज शरीफ साहब को, तो फिर दोनों तरफ से गारंटर मोहम्मद बिन सलमान होंगे, शहजाद अकबर साहब। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मामला इस वक्त गारंटर में फंसा हुआ है, और गारंटर वेस्ट का नहीं चलेगा, क्योंकि वेस्ट में तो आपको पता है जमहूरियत वहाँ पे भी है, एक शख्स आज है कल नहीं होगा। यहाँ पे गारंटर जो है, ये जो बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान, और एक और शख्सियत को मत भूलिए, वो भी गारंटर हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तो शरीफों की तरफ से गारंटर हो सकते हैं, लेकिन हाफिज साहब की तरफ से गारंटर जो हैं वो मोहम्मद बिन जैद हो सकते हैं। क्योंकि इधर जो ज़्यादा कुर्बतदारी है और ज़्यादा जो सुना जाता है वो मोहम्मद बिन जैद यूएई के जो फरमारवा हैं उनको सुना जाता है। और ये आप पहले देख भी चुके हैं कि इवन अमेरिका के साथ इनके मामलात और मुलाकातें सब कुछ कराने में वो अबू धाबी ही का सारा रोल था। तो ये बिल्कुल हो सकता है गारंटोर वाला मामला। लेकिन देखिए, गारंटोर भी सियासतदानों, हमने माजी में देखा, चाहे वो सियासतदान हो या फौजी हो, दोनों की गारंटी जो है वो उस वक्त तक ही दी जाती है जब तक वो अपना भार उठाने के काबिल हो। तो अगर तो देखिए ये अपना भार ना उठा सके तो वो गारंटियां भी यहाँ रह जानी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके आपसी मुआहदे जो आपने बताया कि अगर नवाज शरीफ को कल बिलफर्ज उनको बनाना भी पड़ जाए, तो बल्कि वो कल बनाने तक भी तो बड़ा वक्त है ना साबिर साहब। वो तो ज़रूरत है, जिस दिन उनको अगर मोर सब्त हो गई, 5 साल की उनकी नोटिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहना तू कौन तो मैं कौन, ये वाला तो भी मामला है। तो गारंटोर जो है वो एक खास हद तक ही रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का मुल्क से बाहर निकलना और जगह जगह फिरना जो है वो गारंटोर ही का मामला है। और माजी में भी जब ये सारे मामला तय पाए थे, तो नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में भी जनीवा के, अगर आप याद करें, जब मियाँ साहब पाकिस्तान अभी नहीं आए थे और अभी इमरान खान की हुकूमत आप कह लीजिए कि थी भी और उसके बाद ख़त्म भी हो गई थी, और फिर बाद का जो पीरियड था, नवाज शरीफ साहब तवातर के साथ यूरोप में 2-3 जगहों पे बड़ा जाते थे, और उसके बारे में हमारी जो इतलात थी कि वहाँ पे ये जो मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं या कह लीजिए कि उनके नुमाइंदे हैं सऊदीज़ के और अमेरिकन से, उनसे मुलाकातें भी होती हैं नवाज शरीफ साहब की 1-on-1। तो ये जो सारी इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हुआ है अचानक से, उसके पीछे भी गालिबन यही वजह है। एक और चीज इमरान भाई की तरफ आता हूँ, एक और सर, कि ये तो हम कह रहे हैं ना कि आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब भी तो आमादा कर सकते हैं ना, वो भी तो कह रहे होंगे कि मुझे नया आर्मी चीफ लाने दें, और जनरल आसिम मुनीर साहब को
जनरल राहील शरीफ साहब की तरह की जगह पोस्टिंग दिलवा देते हैं और आसिम मुनीर साहब को रिप्लेस कर दिया जाए राहील शरीफ साहब से और नया आर्मी चीफ ले आए। क्योंकि मेरे पास एक खबर है उड़ती उड़ती कि नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें भी की हैं 3 स्टार्स से। वो दोनों सूरतें हो सकती हैं। इमरान भाई ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि वो दोनों सूरतें हो सकती हैं। मुलाकात का मकसद ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बताया जाए कि मैं ये भी कर सकता हूँ और फौज के अंदर मैं कल्टीवेट कर चुका हूँ, और दूसरा ये भी है कि नीचे से तैयार किया जाए कि जनाब हम नोटिफिकेशन करेंगे और जनरल आसिम मुनीर साहब को आपने काबू कर लेना है। जनाब इमरान भाई। साबिर भाई, मेरी जितनी अपनी सियासी समझ है ना, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो इस्तकबाल हुआ था लाहौर में, वहाँ से मुझे वाक़यात याद हैं। बहुत छोटा-सा मैं था और मैंने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बनती हुई भी देखी, बाद में बेनज़ीर की हुकूमत, फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत, मुशर्रफ को आते हुए भी देखा और फिर मैंने जर्नलिज़्म शुरू किया तो 20 साल का तो बिल्कुल खबरों के साथ डायरेक्ट मेरा रिलेशन है। मैंने ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने में किसी भी मिलिट्री ऑफिसर की इतनी दिलचस्पी नहीं देखी जितनी मैंने आसिम मुनीर साहब की देखी है अपनी ज़िंदगी में। और जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। यानी 71 को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरल याह्या ने बहुत तबाही पेड़ी थी। अब हम आसिम मुनीर साहब को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा जो जर्नैलों की लौट है या जितने लोग हैं, कोई इतना अच्छे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल सकेगा या इस लेवल तक कोई और आएगा। यानी ये तो यहाँ पे तो जड़ा पन्नोला हाल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप यानी बाजवा साहब के जाते हुए लोग खुश हो रहे थे। हम ये कहते थे नवंबर में कि एक्सटेंशन की टेंशन को हमको नहीं चाहिए और ये टेंशन हो जाएगी अगर एक्सटेंशन हो गई। तो हम लोगों ने बड़ा इसके ऊपर रोल प्ले किया, जोर लगाया कि बाजवा को एक एक्सटेंशन और ना मिले। लेकिन जब इमरान खान साहब का एक बयान भी बाहर आया, बाद में पता चला कि खान साहब ने किसी मौके पर कहा कि अच्छा यार आप ले लें एक्सटेंशन, आपको इतना ही है, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत बुरा लगा। हमने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है, वो एक्सटेंशन से जान छुड़ाएं। क्योंकि हमें ये लगता था कि जनरल बाजवा के लेवल पे कोई नहीं आएगा। तो फिर हमने देखा कि वो तमाम रिकॉर्ड टूट गए और जनरल बाजवा आज हमें महसूस होता है कि जैसे वो एक बेहतरीन आदमी था। यानी सीरियसली जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ उसको अगर आप देखें तो अभी देखें ना, अभी फलक जावेद उठाई गई है। उसको उठाने के लिए कोई लेडी वहाँ पे नहीं आई, कोई लेडी पुलिस कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद में वो थी, किसी ने उसकी मुखबरी की है, क्या हुआ है? अब वो इख्तिलाफ राय की बुनियाद के ऊपर ही है ना, और क्या। वो डंडे थोड़ी मारती है किसी को या बम थोड़ी बनाती है। उसका इख्तिलाफ राय है, लोग उसको गालियां देते हैं, वो वापस गालियां देती है। गालियां क्या देनी है वो। मैंने उसको देखा है कि उसने इमरान खान के नजरिए के मुताबिक चलने की कोशिश की है और सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो उसका एक हिस्सा है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई बम फाड़ दिए हों या किसी के ऊपर कोई हमला कर दिया हो या कोई जाफर एक्सप्रेस को उसने अगवा कर लिया हो या किसी जगह पे वो खुदकुश हमले करवा रही हो या कर रही हो। लेकिन आप देखें उसको दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। तो ये हमने नवाज शरीफ साहब को ना बड़ा चूजी होना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि मियाँ साहब कहते हैं कि मैं अपना एक और आर्मी चीफ लेकर आता हूं, तो क्या उन्हें कोई एक ऐसा ऑफिसर मजीद मुयस्सर होगा जो इस लेवल तक एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने का जज्बा रखता हो? मुझे नहीं लगता। यानी मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को। दिल मानना तो बहुत दूर की बात है, दिमाग ही इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि इस लेवल तक शायद कोई भी ना आए। अब मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जरूरत भी यही है कि इमरान खान को कुचल दो जितना ज्यादा हो सकता है। लेकिन इन सबको ये पता है कि इमरान खान के सर्वाइवल में इन सबकी सियासी मौत है और ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब इस मामले में सर्वाइव करें। तो हमें ना ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि आसिम मुनीर साहब ने अपने जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पे काम किया है, उन्होंने ये साबित किया मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज को कि मेरे से ज्यादा कोई डिलीवर नहीं कर सकता आप लोगों को इस मामले में जो मामला इमरान खान से रिलेटेड है। जी शहजाद अख्तर साहब, ये बात तो सही है कि वो हर बात, ये जो ब्रसल्स वाला इवेंट था वो भी, उसमें भी सोहेल वड़ाई साहब को जब बुलाया गया तो उसका मकसद भी यही कन्वे करना था कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता ये काम करने में, इमरान खान और पीटीआई को कुचलने में। लेकिन
ये अगली बात भी है ना, ग्राउंड रियलिटी भी जरा थोड़ी सी उस पर भी आते हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब भी बहुत ताकतवर थे, मुक्का लहराते थे, सब कुछ था, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। लेकिन अल्टीमेटली फिर इदारे ने सोचा कि जनाब अब ये बोझ बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इस बोझ से जान छुड़वा ली जाए। तो वो जब उनको मौका मिला तो फिर इदारे ने फैसला कर लिया और वो वकला तहरीक चली और मुशर्रफ साहब को खुदा हाफिज़ कह दिया। और जरदारी साहब, क्योंकि उस विज़िट में मैं उधर था वाशिंगटन, जब ये गिलानी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने मुलाकात की CIA चीफ से और वहाँ से इन्होंने अप्रूवल ले ली कि ठीक है जी इसको भी कर दें, तो वो मैसेज आया और वो मुआखज़े का मामला, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब फारिग हो गए और वो सिलसिला शुरू हुआ था वकला तहरीक से। तो यही मौका है, अगर इदारे के अंदर, इदारा अगर चाहता है, फौज अगर चाहती है कि जनाब बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है और मामलात सूरत हाल बहुत ही बदतर हैं, तो बेहतर यही है कि यही मौका है कि इस वक्त काम कर लिया जाए और नए आर्मी चीफ आएँ और इस पे पुश किया जाए नवाज शरीफ साहब को भी कि ठीक है जी, आप भी शहबाज शरीफ साहब को और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ठीक है, ये इसको हम स्मूथ फंक्शनिंग और स्मूथ ट्रांजैक्शन करते हैं जी। देखिए साबिर साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो ये है कि इदारे के अंदर से अज खुद कुछ होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त सारा मामला जो है वो नवाज शरीफ का इमरान खान से खौफ और नवाज शरीफ की जो आगे के मामलात के लिए एक हिरस कह लें या हवस कह लें, उसके ऊपर मबनी है। क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल, उसके हाथ में तो सिर्फ एक ही चीज़ है इस वक्त के जो नोटिफिकेशन होना है एज़ पर दी विशेज़ ऑफ आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर, जाहिर बात है, नवाज शरीफ के लिए तो सिर्फ एक ही खिदमत कर पा रहे हैं कि इमरान खान की सियासत, इमरान खान को पूरा दबा के रखना। और ये इसके अलावा तो अगर आप देखिए तो मैं नहीं समझता, अगर नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा सोचें तो मां सवाए फिजिकली इमरान खान को बंद करने के आसिम मुनीर ने इमरान खान को बिल्कुल लाजवाल कर दिया है। जो आज इमरान खान की रेलेवेंस है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और तमाम मामलात के अंदर, ये सियासतदानों का ख्वाब होता है। सियासतदानों के लिए, कोई भी सियासतदान हो ना, इवेंचुअली वो लौटता अवाम की तरफ ही है और उसको देखना भी उधर ही पड़ता है। तो एक लिहाज से तो आसिम मुनीर ने, ठीक है, उसने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ किया है, लेकिन नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी समझ बूझ हो तो उसको ये भी नजर आना चाहिए कि ये तो जो इसको जिस तरीके से और जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया है, यकीन जानिए जिस दिन इमरान खान को थोड़ी सी स्पेस मिली वो फिर इन सबको ले दे जाएगा। तो ये चीज भी उनके सामने होगी। और दूसरी जानिब ये है कि अब कौन सी ख्वाहिश बड़ी है, क्योंकि 3 साल जो है वो 3.5 साल नवाज शरीफ साहब ने अपना बदला लेके देख लिया। अब उस बदले के बाद अगर अपना रिवाइवल चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये कहना मुश्किल है। जहां तक अब ये बात कर रहे हैं कि इदारे को जो है वजन का मामला, तो जितनी आपने मिसालें दी उनका वजन तो फिर एक ही दफ्तर है अपारा में, जहां से उस वजन को तोला जाता है, तराजू वहां पड़ा हुआ है और चीज़ें भी वहां से हिलाई जाती हैं और सीनियर मोस्ट भी गालबन इस वक्त वही हैं। तो देखते हैं कि अब, और ख़तरा भी बाय द वे उधर से ही है और उनकी एक्सटेंशन को भी लेकर जो है वो रिजर्वेशन इसी वजह से हैं कि वहां से खतरा है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पूरी सिनारियो है और पूरी गेम जो है वो बहुत फंसी हुई है। मैं मुख्तसरन अपनी आपको बता देता हूं कि हम जो लोग इस वक्त जैसे कहते हैं ना, वी आर नॉट द स्टेक होल्डर्स एज सच, तो मैं तो उसमें भी एज अजराए मजाक अपने दोस्तों को कहता हूं कि अभी से लेके नवंबर तक अपनी टांगे जो है ना सोफे के ऊपर रखें, पॉपकॉर्न्स बनवाएं, यहाँ मौसम भी ठंडा शुरू हो गया है और देखें जनाब किस भाव बिकती है। बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ ही चलते हैं जनाब। इमरान भाई, सारी सिचुएशन में एक बात मैं अगेन वही कहूंगा कि ये जो वजन है ना, वजन तो काफी बढ़ चुका है, ये तो मानने वाली बात है। और अगर वो एक बार ले लेते हैं एक्सटेंशन, तो उसके बाद फिर गारंटर ही है, और तो कोई नहीं है जो बचा सकता है सारी सिचुएशन को। लेकिन साबिर भाई, ये जो गारंटियां होती हैं ना और ये सारी चीजें होती हैं, ये कुछ चीजों के साथ कुछ चीजों से इफेक्ट होती हैं। हसीना वाजिद के पास कितनी भी गारंटियां होती, वो सारी गारंटियां हवा में उड़ गई ना उस वक्त जब पब्लिक आ गई बीच में। जी हाँ। अब बताए ना, उसके बाद तो इंडियन गारंटी थी और पता नहीं कहां से गारंटी थी, वो किधर गई सारी गारंटीज? कोई ये अब यानी मान सकता है कि 24 घंटे के अंदर में सब कुछ उनके साथ हो गया?
अब नेपाल में क्या हुआ, देखें गारंटर जो मर्जी करें, सऊदी अरब के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है ना, वो खानदानों के साथ उनके नहीं है। ये जरूर है कि सऊदी अरब में एक खानदान हुकूमत करता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए या पीटीआई की हुकूमत आ जाए, तो सऊदी वली अहद उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि अगर वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री बैकग्राउंड में जा रही है और पॉलिटिकल क़यादत आगे आ रही है, तो वो पॉलिटिकल क़यादत को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, फिर वो मिलिट्री क़यादत को पीछे कर देंगे। उनके पास उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। तो ये जो गारंटर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल हालात के लिए गारंटर्स होते हैं और नॉर्मल तरीन हालात में करते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो गारंटियां देकर गए थे, लेकिन जब हालात नॉर्मल नहीं रहे तो फिर देखे ना, वो पहुंच गए बरतानिया। मुशर्रफ ने तो कहा था कि ये किसी ऐसे मुल्क में नहीं जाएंगे जहां बैठ के बात कर सकें जी। तो ये 5 साल के बाद बरतानिया पहुंच गए थे, चौथे पांचवें साल में, और वहां जाके इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी। सरूर पैलेस तो इन्होंने छोड़ दिया था, वरना तो इनका 10 साल का मुआहदा था, और 10 साल से पहले ये पाकिस्तान वापस भी आ गए थे 7 साल में। 2001 में ये जाते हैं और 2007 में ये वापस आ जाते हैं। एक दफा वापस आए, फिर वो वापस ले गए शहजादे, और वो फिर वो एनआरओ हुआ। देखिए मामला ये है कि जैसे ही हालात दुनिया के बदले, हाँ जी, जब अमेरिका से ऑर्डर आना शुरू हुए, हालातों वाकयात तब्दील हुए, दुनिया की डिमांड्स तब्दील हुई, जब इस जोग्राफिए की डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट अहमियत बन गई, तो साथ ही जो है वो वहां पे लोग भी इररेलेवेंट हो गए और वो मुआहदे भी इररेलेवेंट हो गए और वो गारंटर्स भी इररेलेवेंट हो गए। तो ये कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आखिरी ये सवाल गारंटी वगैरह कर लें, अभी थोड़ा अरसा तो चला लेंगे काम, लेकिन ये परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं होता। मुल्कों के बीच में परमानेंट कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल 2 लफ्ज का और मुख्तसर जवाब। जनरल आसिम मुनीर साहब मार्शल लॉ लगाने के पोजीशन में हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक जुमले का जवाब, सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल साहब अगर मार्शल लॉ लगा देंगे तो पाकिस्तानी कौम पे इससे बड़ा एहसान कोई नहीं होगा, क्योंकि जो कसर रह गई है ना, वो वहां पूरी हो जाएगी और हमेशा के लिए पाकिस्तान को निजात मिल जाएगी। ये जनरल साहब कभी नहीं कर सकेंगे, मुझे लगता है। जी शहजाद। सर मैं बता दूं, बिल्कुल देखिए, जो इमरान साहब बात कर रहे हैं वो हालात और आलमी मंजरनामे और तमाम चीज़ों के मुताबिक हैं, लेकिन मैंने इन साहब को बहुत करीब से देखा हुआ है और इनके अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि अगर थोड़ा सा भी इनको लगा कि मामलात इनके हाथ से निकल रहे हैं तो ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे मार्शल लॉ लगाने में। और क्योंकि ये जो शहजाद अकबर साहब बात कर रहे हैं ना जी, ये जितने सादा नजर आते हैं इतने सादा है नहीं। मैं साबिर भी कहता हूं कि बिस्मिल्लाह करें ना, खुद आए सामने। अभी देखें गालियां तकसीम होके पड़ रही हैं, इन्होंने मार्शल लॉ लान दे, वो पता लग जाएगा भाईजान। ये फिर पता चलेगा इनको किस। आज से पहले जब मार्शल लॉ लगाया ना पाकिस्तान में, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मकबूल होती थी जब मार्शल लॉ लगता था। नवाज शरीफ को हटाया, मिठाइयां बांट दी। बेनजीर को हटाया, मिठाइयां बांट दी। भुट्टो को काबू किया, लोगों ने कहा ठीक है यार, चंगा है। यहाँ बहुत सारे लोग खुश हो गए यार। ना ये वो पाकिस्तान है, ना ये वो हालात हैं। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई गैर मकबूल है। एक तो मकबूलियत में कमी होती है ना, एक उसका उलट होता है, वो इंतहाई गैर मकबूल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा उल्टा पंगा ले लिया इन्होंने, तो ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर बड़ा आसान हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत देखे ना, हमारे मीडिया में भी कुछ साथी है ना, वो भी बेचारे नून लीग का मुंह मारता है, किसी को पीपल्स पार्टी का मुंह मारता है, वो सारे भी तो खुल के सामने आएंगे ना, हमें भी लड़ने का मजा आएगा। बहुत सारे लोग और भी कहेंगे, हमें पता चलेगा मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब मजा आ रहा है, जरा खुल के लड़ो। माशाल्लाह को आप गाली भी दे सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अभी तो उन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई है डेमोक्रेसी की। साबर भाई आप दुआ करें कि ये चादर उतार दी जाए। ये चादर उतर गई ना, फिर लड़ने का सही मजा आएगा। जनाब शहजाद अकबर साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं इस तरह से आसिम मुनीर साहब नहीं सोचते हैं। वो तो उनका जिस तरह से जहन चलता है, अगर उनको मामला खराब होता नजर आया तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले उन्होंने फौजी ट्रक के अंदर शहबाज शरीफ और उसके पूरे खानदान को डालना है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे अपनी कौम पे वैसे इतना यकीन नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं। अगर इन्होंने शरीफों को डाल दिया ना अडियाले, तो यकीन जानिए हमारी अवाम मिठाई तो बांटेगी। क्योंकि मसला ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ,
इमरान भाई, जनरल आसिम मुनीर साहब को इस बात का ख़तरा है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले आर्मी चीफ होंगे जिनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। जी, ये उनको ख़तरा है। देखें, ये तो अब वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। और देखें, ये तो वक्त बताएगा और हालात बताएंगे क्या होगा। शहजाद अकबर साहब, क्लोजिंग। सर देखिए, बिल्कुल आपने बात ये की ना, क्योंकि उनको तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका तो माइंड अपने बारे में क्लियर है कि उनकी जो फहरिस्त है, जो वायलेशंस उन्होंने की है, वो बहुत तवील है। और इवन कुछ जो सैंक्टिटी इदारे की भी थी कि ये मुकद्दस गाय है, वो तो खुद ही उन्होंने ख़त्म कर दी। तो उसके बाद तो उनको पता है तख्त है या तख्ता है, और उसकी तरफ वो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आखिरी जो है ना, वो फाइनल शॉट कौन खेलता है, नवाज शरीफ या आसिम मुनीर। क्योंकि फाइनली उसके बाद मैं उसकी वजह ये है कि ये अगर ये काबू में आ गए तो फिर इनका बचना महाल होगा, क्योंकि जनाब आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों और हरकतों की वजह से पुराने जितने मुर्दे दफन हो चुके थे वो सारे के सारे इन्होंने जिंदा कर दिए। जनरल अयूब हों, जनरल ज़िया हों, जनरल याहिया हों, पाकिस्तान का टूटना हो, और जो कुछ भी था मिलिट्री ऑपरेशन मशरकी पाकिस्तान, वो सारे का सारा क्रेडिट जाता है जनरल आसिम मुनीर साहब के इन 3.25 सालों में। वो सारे का सारा मलबा इन्होंने खोलकर सामने रख दिया कि जिसकी वजह से इदारा जो पूरी कौम भूल चुकी थी सारे वाकयात और नई एक स्लेट लिखी जा चुकी थी, वो सारी की सारी को जिंदा कर दिया है। इसलिए ये जो है ना, अगर वापस आना है हमारे इदारे ने और वापस इन होना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जो कुर्बानी और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगी। ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है इजाज़त चाहेंगे जी। थैंक यू जी। तो इसके साथ ही जनाब नाजरीन प्रोग्राम ख़त्म हुआ। शहजाद अकबर साहब, इमरान रियाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।